जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस क्लास में आज बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल। और यह जो क्लास होगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें टॉपिक है साथी जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथी इस क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी मेरे नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन भी उनको मिलता रहे। ज्यादा समय न करते हुए साथी हम बढ़ेंगे इस क्लास की ओर। सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, इसकी बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे साथी। तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं जिनको हम ट्राइब कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जानते हैं, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 मतलब कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो जनजातियों या जनजातियों का उल्लेख किया गया है, या भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख किया गया है, जनजातियों का प्रयोग किया गया है, वह किस आर्टिकल में है बोलेंगे अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। सन 2003 से पहले भारत सरकार ने सन 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित राज्य की जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया हुआ था, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया हुआ था। ये बात आप समझ पाएंगे साथी। यहां पर कौन कौन सी वो जनजातियां हैं जिनको दर्जा दिया गया था? धाम का, भूइया जनजाति का, थारू का, गोंड, कोल, खैरवार और चेरो। इन जातियों को किसका दर्जा दिया गया था? एसटी जाति का दर्जा दिया गया था, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का जनजाति का दर्जा दिया गया साथी, ठीक है। इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को एक राज्य गठन होता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से विभाजन हुआ, उत्तराखंड राज्य बनता है, उत्तराखंड का गठन हुआ साथी 9 नवंबर सन 2000। ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा कि 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को कौन सा राज्य गठन हुआ था, किसको काट करके, जिसको हटा करके, या उससे स्थगित हुआ था। विभाजन के बाद थारू व बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में शेष बची है। तो उत्तर प्रदेश में जब विभाजन हो गया उत्तराखंड का, उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया, उत्तर प्रदेश एक अलग बन गया, तो उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या जो बची इसमें विभाजन के बाद साथी, तो वो कौन कौन सी बची? थारू और बुक्सा। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने प्रदेश में 10 नई जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया हुआ था साथी। 10 नई जनजातियां और इसमें जोड़ गई, कब? सन 2003 में। प्रदेश में एसटी की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है साथी? 12। कितनी हो गई? 12। सारे जो फैक्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं साथी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भारत की कुल एसटी जनसंख्या जो है, जो निवास कर रही है उत्तर प्रदेश में साथी, वह कितनी है? पूछ सकता है इंपॉर्टेंट तथ्य कि 1.09% उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनजाति आबादी का जो क्षेत्र है, जो परसेंट है, वह 1.01% है, ठीक है, 9%, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या पूछ सकता है। आप बताएंगे कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या साथी यहां पर कितनी है? 11,34,273। 11,34,273 यहां पर कुल जनजाति की संख्या है, जिसमें पुरुष कितने हैं? 5,81,083। कितने हैं? 5,81,083। और महिलाएं कितनी हैं? 5,53,190, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी वाला जनपद कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति रहती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बनने वाला है साथी कि एसटी आबादी वाला जनपद है, इसका नाम है साथी सोनभद्र। कितनी जनसंख्या है यहाँ पर एसटी की? तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पर है 3,85,018। 3,85,018 लोग जनजातियों की यहाँ संख्या है। फिर इसके बाद बलिया क्षेत्र आता है। सबसे कम पूछ सकता है किसकी है? तो सबसे कम है बागपत की 14, और फिर है कन्नौज की। तो यहाँ पर सबसे कम मात्रा में जनजातियां रहती हैं। सबसे ज्यादा पूछ सकता है तो बोलेंगे सोनभद्र, और सबसे कम पूछ सकता है बोलेंगे बागपत, इस तरीके से, ठीक है।
यष्टि प्रतिशत वाला जनपद सर्वाधिक, जहां पर सबसे ज्यादा यष्टि निवास करती है, उसमें परसेंटेज पूछेगा तो आप बता देंगे कि लखीमपुर खीरी। यह प्रतिशत के हिसाब से है, क्षेत्रफल के क्षेत्रफल ज्यादा तो परसेंटेज वहां का, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लखीमपुर खीरी, और जनपद के हिसाब से पूछा जाएगा तो वहां पर सबसे ज्यादा सोनभद्र हो जाएगा, सबसे कम पूछेगा तो बागपत हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम बागपत 0.001% है। तो ये बात याद रखिए, परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम है, सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी की है। ये सारे तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट साथी याद करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। फिर इसके बाद थारू जनजाति। अब यहां पर जो मैंने बताया कि जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो दो जनजातियां बची थी, थारू और बुक्सा। तो उन्हीं थारू में से अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि थारू जनजाति कौन सी है। थारू जनजाति की बात कर रहा था। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है साथी। यह उत्तर प्रदेश के कहां पर निवास करती है? तराई क्षेत्र के लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज जिले में पाई जाती है। ठीक, दूसरी बात, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के अलावा कहां पर रहती है? यह उत्तराखंड के नैनीताल तथा बिहार के चंपारण व दरभंगा जिले में भी पाई जाती है। मतलब ये कहां पर जो टच कर रहे हैं, मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पर टच करने वाले तराई क्षेत्र में पाई जाती है। आप याद कर सकते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल में, बिहार के चंपारण और दरभंगा जिले में यह पाई जाती है। ठीक है, फिर यह किस वंश संबंधित है? जो थारू जनजाति बोलेंगे किरात वंश संबंधित है। थारू जनजाति के लोग कैसे होते हैं? इनका जो कद होता है साथी वो कैसा होता है साथी? ये बताएं, छोटे कद वाले होते हैं, पीले वर्ण के दिखने में होते हैं, चौड़े मुख वाले होते हैं। ठीक है, चौड़ा मुख होगा, पीले पीले दिखाई देंगे। पीले वर्ण का मतलब इनका जो कलर होगा वह थोड़ा पीलापन आएगा। ठीक है, थारू लोग मकान बनाने के लिए लकड़ी के नरकुल व लट्ठे का प्रयोग करते हैं साथी। परिवार संयुक्त परिवार इनका होता है, मतलब एक ही संयुक्त बड़ी फैमिली होती है। इस तरह से थारू जनजाति अपना निवास मतलब रहते हैं, रहन सहन है उनका। परिवार का वृद्ध जो व्यक्ति होता है साथी वह इसमें मुखिया होता है। जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है थारू जनजाति में, वह उसका मुखिया होता है साथी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर हमको मिलता है क्या आगे कि थारू जनजाति लठमरवा भोज की प्रथा यहां पर है। लठमरवा भोज की प्रथा कहां पर है? पूछ सकता है कि लठमरवा भोज की प्रथा साथी कहां पर है? यहां पर है थारू जनजाति में। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन पूछ सकता है, बोलेंगे चावल है। और थारू जनजाति के लोग दोपहर और शाम के भोजन के लिए भिडानी, बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व होगा, भिडानी शब्द का प्रयोग करते हैं साथी। और थारू लोग चावल से बनाई गई जो शराब है साथी, ये चावल से जो बनाई गई शराब है इसका अधिक सेवन करते हैं साथी। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इस शराब को साथी किस नाम से जानते हैं? बोलेंगे जाड़ के नाम से जानते हैं। जाड़, जाड़ का मतलब ठंडी वाला नहीं, यहां पर उनकी लैंग्वेज है, वो जो स्थानीय भाषा है उसका जाड़ का प्रयोग करते हैं। जो चावल से बनाई गई शराब होती है, बोलेंगे थारू लोग चावल से बनाई गई शराब को किस नाम से पुकारते हैं? स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जानते हैं? तो आप बता पाएंगे जाड़ के नाम से। साथ ही ये लोग त्योहार कौन सा बनाते हैं? थारू लोग, थारू जनजाति के लोग साथी हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं, जैसे दीपावली हो गया, होली है, दशहरा, ये सारे त्योहारों को मनाते हैं। और थारू जनजाति जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा यहाँ पर कि थारू जनजाति जो है दीपावली को किस रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। शोक के रूप में मनाती है दीपावली को। बजहर नामक जो त्योहार है साथी, बजहर नामक जो त्योहार है यह थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बजहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। थारू समुदाय के लोग होली के त्योहार के दौरान पुरुष और स्त्री एक साथ नाचते हैं, जिसको खिचड़ी नृत्य कहते हैं। ये बड़ा तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसको किस नाम से जानते हैं? खिचड़ी नृत्य के नाम से जाते हैं। ये सारे भी जो जितने फैक्ट मैं बता रहा हूं साथी, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। फिर आगे मिलता है आपको क्या? थारू जनजाति के लोग साथी यहां पर क्या करेंगे? थारू जनजाति के लोग, तो थारू जनजाति के लोग अनेक जातियों में बटे होते हैं। इनमें सबसे बड़ी जाति है बड़वायक। बड़वायक जो जनजाति है सबसे बड़ी है थारू जनजाति की। और थारू समुदाय में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है यहाँ पर, मतलब माता को यहाँ पर सर्वोच्च पर रखा गया है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें माता को विशेष दर्जा दिया जाता है। यूपी में थारू विकास परियोजना जो है कि कब ये आएगी? बोलेंगे ये साथी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि थारू विकास परियोजना ये कब आएगी? 2 अक्टूबर सन 1980 को थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए साथी लखीमपुर खीरी में इंपॉर्टेंट होगा। लखीमपुर खीरी में क्या? थारू महाविद्यालय, थारू जनजाति महाविद्यालय भी बनाया गया है। कहां पर है थारू जनजाति महाविद्यालय? बोलेंगे यह लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा।
इसके बाद थारू जनजाति हमने देखा। इसके बाद देखते हैं बुक्सा जनजाति। दूसरी जनजाति का नाम है साथी, जो बड़ी जनजाति, इसका नाम है बुक्सा। तो बुक्सा जनजाति कहाँ की रहने वाली है? और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, आप लोग पढ़ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली बुक्सा जनजाति है साथी। और फिर क्या है, विलियम क्रुक ने बुक्सा जनजाति को राजपूत का वंशज माना है। ये जो वंश है उसका नाम है पोतवार वंश। बुक्सा जनजाति के लोगों का कद छोटा होता है, मध्यम व चौड़ा होता है ना। मुख क्रांति जो है इनकी फैली हुई, भौहें इनकी फैली हुई होती है, चपटी नाक होती है, छोटी आंखों वाले होते हैं। ये बुक्सा जनजाति की पहचान होती है। बुक्सा जनजाति के लोगों की भाषा जो है हिंदी है और लिपि साथी देवनागरी है। ठीक है, निवास इनका बिजनौर में रहते हैं लोग। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि पर साथी आधारित है। मतलब बुक्सा जनजाति के लोग कृषि पर आधारित होते हैं, मतलब कृषि कार्य करते हैं। वेशभूषा है धोती कुर्ता साड़ी और सिर पर पगड़ी, ये पुरुष लोग पहनते हैं। ठीक है, त्योहार होली, दीपावली, दशहरा और जन्माष्टमी को विशेष रूप से मनाते हैं। पूजा महादेव की करते हैं, काली मैया की करते हैं, दुर्गा माता की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं, श्री कृष्ण और श्री राम की भी करते हैं। काशीपुर में चामुंडा को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, काशीपुर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग जानेंगे यह बुक्सा जनजाति की पहचान और उससे संबंधित तथ्य। आगे बढ़िएगा, यहां पर देखेंगे हम लोग क्या फिर आगे मिलता है कि राज व्यवस्था कैसी है, ये लोग किस तरह से अपना मतलब यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, शासन करने की क्या व्यवस्था है, रेगुलेट करने की क्या व्यवस्था है। बुक्सा जनजाति के लोग गांव की पंचायत मतलब त्रिस्तरीय होती है, यहाँ पर सरपंच होते हैं, फिर मुखिया होता है, इसके बाद ग्राम पंचायत की सभापति होता है। ठीक है, बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है उसको तख्त कहा जाता है, तख्त। ठीक है, तो यहाँ पर तथ्य बनेगा बड़ा इंपॉर्टेंट। राज व्यवस्था भी आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिलती है एक जनजाति, इसका नाम है खरवार या खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति साथी पूछ लेता है तो आप बता पाइएगा कि खैरवार जनजाति की क्या विशेषता है। हमने अभी दो जनजातियां जाना, थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति, उनसे संबंधित था। तीसरी जनजाति है, इसका नाम है खैरवार या खरवार जनजाति। बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में निवास करती है साथी, याद रखेंगे मुख्य निवास पाठा है। क्षेत्र जो है देवरिया, और कहां पर पाई जाती है तो क्षेत्र देवरिया हो गया, बलिया है, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसके बाद खैर जनजाति की भाषा जो है साथी वह स्थानीय प्रभाव को देखते हुए यहाँ पर है। खैर जो जनजाति है, खरवार जनजाति है, उसकी स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज जो है वहां पर प्रभाव मिलता है इसको। ये अनुनासिक ध्वनि निकालते हैं, मतलब नाक केवल ज्यादा बोलते हैं, ये नाक का प्रयोग करते हैं, अनुनासिक ध्वनियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसमें से क्या, रे, तोर, मोर, एकर, ओकर आदि। मतलब नहीं कहे रे तोर काम हो गवा, मतलब ओकरा, ओकर, इस तरीके से, मतलब कि तोर, मोर, एकर साथे गए रहे, इस तरीके से ओकर काम करेंगे रहे, मतलब इस तरह से बोलेंगे। ठीक है ना, ये मोर आए, ये तोर आए, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से खैरवार जनजाति है ना। और वेशभूषा मतलब क्या है, घुटनों तक धोती पहनते हैं, मतलब घुटनों तक पुरुष लोग धोती पहनते हैं, कुर्ता और सिर पर पगड़ी पहनते हैं लोग। ठीक है, महिलाएं ये साड़ी पहनती हैं। खान पान इनका क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों तरह का ये भोजन करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी साथी। ठीक है, तो एक खैरवार जनजाति के बारे में जाना कि खैरवार जनजाति कहां पर है, मुख्य रूप से बांदा क्षेत्र में है, लेकिन और भी ये निवास करती है देवरिया, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसके बाद खैरवार जनजाति की बोली क्या है, स्थानीय बोली का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर इस तरीके से कुछ टर्म दिए गए हैं बोलियों के, उनको समझ सकते हैं। वेशभूषा घुटनों तक धोती और कुर्ता पगड़ी पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती है, खान पान शाकाहारी और मांसाहारी, इस बारे में आपने समझा। अगली बात करते हैं आगे। इसके बाद माहीगीर जनजाति है, जो माहीगीर जनजाति है साथी, तो इसका निवास क्षेत्र पूछ सकता है, बताइए माहीगीर जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है, बोलेंगे मुख्य रूप से बिजनौर क्षेत्र है, बिजनौर क्षेत्र है और नजीमाबाद जनपद, बिजनौर क्षेत्र का नजीमाबाद जनपद है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, कीरतपुर, मनेरा, मंडावर और धारा नगरी आदि आते हैं। माहीगीर समुदाय के लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा। माहीगीर समुदाय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ना है, मतलब ये लोग मछली पकड़ने पर, बेचने पर, उस पर ज्यादा काम करते हैं। पंचायत व्यवस्था यहाँ पर कैसी है, माहीगीर जनजाति पंचायत व्यवस्था प्रचलित है यहाँ पर, जिसमें से बादशाह व वजीर की भूमिका निर्धारित होती है। ये लोग स्प्रिट का प्रयोग करते हैं शराब के रूप में, जो शराब जो पीते हैं वो स्प्रिट बोला जाता है, उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा कि अगली जनजाति का नाम है साथी गोंड, बड़ी फेमस जनजाति है। चौथी जनजाति का नाम है गोंड। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, भारत का सबसे बड़ी जनजाति समूह, इस बात को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा। भारत का सबसे बड़ी जनजाति का जो समूह, उसका नाम है गोंड। गोंड जनजाति की उपजातियां पूछ सकता है कौन कौन सी हैं, बोलेंगे धुरिया, ये गोंड जनजाति की है। नायक, ओझा,
पारधी, जारगुंड इत्यादि स्थल, ये मतलब इस किस तरह के ये है, द्रविड़ के हैं। ये द्रविड़ परिवार से जनजाति बिलोंग करती है, उसमें है ऑस्ट्रलाइड। मतलब यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती सदी अपने भारत में जितनी भी जनजातियां पाई गई जो मूल निवासी हैं वो जनजातियां ही हैं। ऑस्ट्रलाइड, मंगोलायड, द्रविड़, ये सब क्या है, ये भारत की एक्चुअल में मूल जातियां हैं। और तो सब विदेशी लोग आए, आर्यन लोग आए, यूनानी आए, मतलब इस तरह से जितने भी आक्रांता हुए, जितने भी अटैकर हुए, जितने भी लुटेरे हुए, भारत में आक्रमण करने वाले हुए, अरब कंट्री से आप देखते हैं, इधर मध्य एशिया से देखते हैं आर्य लोग, इसके बाद चीन से देखते हैं, है ना, इसके बाद यूनान से देखते हैं, है ना, मिस्र से देखते हैं, बहुत सारे व्यापारी लोग व्यापार करने आए, इसके बाद उनकी मंशा हुई भारत को गुलाम बनाने की। इस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, हम शरणार्थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, शरण दिया हम लोगों ने, पाला है विश्व को, इसलिए विश्व गुरु कहा जाता है भारत को। साथी समझ पा रहे हैं आप लोग, ये चीज है। तो ये गोंड जनजाति है। ऑस्ट्रलाइड, मंगोलाइड और द्रविड़ ये वास्तव में यही की जनजातियां हैं। और जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो सब कैसे हैं, वे सब बाहरी लोग हैं हम कह सकते हैं, लेकिन मूल निवासी यहाँ की जनजाति है, जिनमें सबसे बड़ा समूह है गोंड जनजाति का। यहाँ पर कहां पर पाई जाती है, निवास स्थान कह सकते हैं कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, बस्ती में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, बनारस में, देवरिया और आजमगढ़, इसके बाद गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र। मतलब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजाति का नाम, इसका नाम है गोंड। वह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में निवास करती है, इसका नाम है गोंड। सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। खान पान इनका क्या है, 2 प्रकार का भोजन है, कोदो और कुटकी। कोदो एक खीर तरीके बनाते हैं, कोदो एक मतलब फसल होती है, उसको कह सकते हैं घास की तरीके, वहां के उनको बीज निकालते हैं और बीज को इस चावल की तरह पकाते हैं उसको, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोदों को खीर, ठीक है, कुटकी। और ये इनकी मुख्य खान पान है। अर्थव्यवस्था, गोंड खेती करते हैं लोग, दहिया जिसको झूम खेती कहते हैं। भाषा इनकी गोंडी है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये क्या समझ पाए आप लोग, आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिएगा साथी। जनपद, ये मतलब ये कहां पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। तो अगर गोंड की बात करें, अब हमने सभी जनजातियों को देखा, उन जनजातियों के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब देखते हैं वे कौन कौन सी मुख्य जनजातियां हैं और कहां पर निवास करती हैं, कभी पूछ सकता है आपसे, तो इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने इस चैप्टर में या इस वीडियो में आपको जनजातियों के बारे में बताने का प्रयास किया साथी। और भी देख सकते हैं यहाँ पर गोंड जनजाति, अभी मैंने आपको बताया महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बहराइच, गाजीपुर, चंदौली और बनारस, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। इसके बाद खरवार जनजाति, जो अभी बात किया था, खैरवार जनजाति, तीसरी खैरवार जनजाति है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस और सोनभद्र में। इसके बाद सहारिया जनजाति, बड़ा इंपॉर्टेंट, ललितपुर में पाई जाती है। पहाड़िया, पहाड़िया सोनभद्र में। और बैगा, जो बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। पंखा, पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। अगारिया सोनभद्र में पाई जाती है। पहाड़ी सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है। भुइया जो है कि ये जो है पाई जाती है सोनभद्र में। आपने जाना कि जितनी भी जनजातियां हैं वह सबसे ज्यादा दक्षिण उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाई जाती हैं। मतलब सोनभद्र हो गया आपका, अब देख रहे हैं सोनभद्र है, चंदौली है, बनारस है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है उत्तर भारत में। लेकिन वो गोंड जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। थारू है, गोंड है ना, और आपका जो हो गया बुक्सा है, इसके बाद खरवार है। ये 3 उत्तर भारत में ज्यादा, और इसके बाद जितनी भी पाई जाती है वो दक्षिण भारत के ज्यादा पाई जाती है। दक्षिण उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर ज्यादा पाई जाती है साथी। तो एक क्लास कैसी लगी साथी, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताते रहें। और अगर क्लास अच्छी लगी है साथी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और क्लास को लाइक करिएगा। मिलते हैं साथी अगली क्लास में, तब तक आप देखते रहिएगा और कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।